हम अपना पार्ट सी कर रहे थे कंपनी लॉ के अंदर, पार्ट सी जिसका नाम है इशू ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड हम कर रहे थे, इशू ऑफ सिक्योरिटी एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अब पार्ट सी के अंदर इशू ऑफ सिक्योरिटी जो होता है अलग अलग तरह से होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट हो गया, इशू एंड रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर हो गया, राइट इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इशू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, बोनस इशू, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो हम आज इनको स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन जो है, सेक्शन वो बात करता है 42 की। प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन जो है 42 है, और साथ में क्या है, रेड विद रूल 40, रूल 14 ऑफ कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014। कंपनीज एक्ट के जो प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन 42 है, और साथ में इशू ऑफ सिक्योरिटी के साथ हम कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल भी पढ़ते हैं। और रूल 14 जो है वो प्रोसीजर बताता है आपको प्राइवेट प्लेसमेंट का। समझ आ गई? समझ आ गई? जी सर। हाँ, अब सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 42। सेक्शन 42 बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है। प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर होता है, इट इज़ अ ऑफर, या इसको हम इनविटेशन भी बोल सकते हैं। इनविटेशन जैसे हम पब्लिक को देते हैं ना, पब्लिक को देते हैं तो पब्लिक ऑफर होता है, मतलब पब्लिक इशू होता है। जब हम कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को, अदर देन पब्लिक से अलग, कुछ सेलेक्टेड लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर उनको ऑफर करते हैं, उनको इनविटेशन देते हैं, तब उसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स ऑफर या फिर इनविटेशन टू सब्सक्राइब और issue of security to the selected group of person। समझ आ गए? टू दी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। क्लियर है? ये कह रहा है कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कोई भी इनविटेशन, कोई भी आपको ऑफर देना सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटी या इशू करने के लिए सिक्योरिटी टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। इसमें पब्लिक इशू नहीं आता। पब्लिक इशू के अलावा अगर आप किसी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ऑफर करते हो तो वो क्या होता है, आपका प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। समझ आ गए? और जो ये प्राइवेट प्लेसमेंट जी करते सर, हैं, आ गया। जैसे पब्लिक इशू होता है, पब्लिक इशू करने के लिए आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन होता है। इसमें क्या होता है, जिसे भी ऑफर दिया जाता है उसे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन दिया जाता है। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। कोई डाउट हो तो प्राइवेट मुझे बताओ। प्लेसमेंट का क्या बताया आपने? क्या कह रहे हो? सर प्राइवेट प्लेसमेंट का बता दें थोड़ा। तो भी मैं प्राइवेट प्लेसमेंट ही तो बता रहा था आपको।
ये प्राइवेट प्लेसमेंट ही तो बता रहा था मैं भी हाँ आपको। तो वो मुझे समझ में नहीं आया। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि भाई सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, पब्लिक को ऑफर ना देके कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर देना। आप शेयर इशू करने के लिए, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप क्या करते हो, ऑफर देते हो। समझ आ गई मेरी बात? कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, कुछ जी सर। गिने चुने लोगों को। समझ आ गई? अगर आप पब्लिक को ऑफर ना देके जी कुछ सर, गिने इसमें चुने वो लोगों ग्रुप को, के जो मेंबर्स होंगे वो कंपनी के भी हो सकते हैं। हाँ, तो गिने चुने लोगों को ऑफर देते हो, वो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर ठीक है। हाँ। अब आता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन क्या होता है। Section 42 subsection 1 provide that a company may, subject to provision of this section, make private placement of security. Section 42 किस चीज के बारे में बात करता है? प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात करता है। Section 42 subsection 3 read a company making private placement shall issue private placement offer and application in form PAS4 serially numbered and addressed specifically to the person to whom the offer is made and shall be sent to him either in writing or in electronic mode within 30 days of recording the name of such person pursuant to subsection 3 of section 42. ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी कंपनी किसी पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है तो मतलब उसको क्या करेगी, उसको इश्यू करेगी क्या। मान लो कंपनी कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने नाम रिकॉर्ड किया, लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर मंशा का नाम और सौरभ का नाम डाल दिया। तो जब कंपनी रिकॉर्ड करेगी मंशा का नाम कि हम मंशा और सौरभ को क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, तो रिकॉर्ड करने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी मंशा और सौरभ को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर प्लस प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर प्लस और क्या इशू करेगी, प्लस एप्लीकेशन भेजेगी। वो एप्लीकेशन इशू करेगी, या तो किस में देगी, या तो उसको राइटिंग में देगी, उसको पोस्ट करेगी, या फिर ईमेल के थ्रू देगी और 30 दिन के अंदर अंदर उसको भेजा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो यहाँ तक तो मुझे बताओ। जी सर क्लियर है। क्लियर है सर। आगे बढ़े। यस सर। जी सर। आगे बढ़ते हैं। Minimum number of person to whom offer can be made and other incidental matter. Maximum number of person, sorry, maximum number of person to whom offer can be made. ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ऑफ पर्सन को ऑफर दिया जाएगा। भाई ये कहना चाह रहा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 मेंबर को क्या कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो। एज पर सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 प्राइवेट प्लेसमेंट shall be made only to a selected group of person who have been identified by the board whose number shall not exceed 200. तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ऑफर दे सकते हो? 200। 200। और इन 200 की लिस्ट के अंदर कौन कौन नहीं आएगा। अब इस 200 में एक्सक्लूड किसको करेंगे, एक्सक्लूडिंग पहले क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। दूसरा एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। अगर किसी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, ये होता क्या है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, किसी फाइनेंशियल कंपनी को अलग अलग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हो गए कि भाई जिनका काम इन्वेस्टमेंट, परचेज, सेल ऑफ सिक्योरिटी होता है वो। और दूसरा अगर किसी एम्प्लॉई को आप एज पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन शेयर इशू कर रहे हो तो वो इस 200 नंबर की जो लिमिट है इसमें काउंट नहीं होगी। समझ आ गई? क्लियर है?
तो मतलब स्कीम के अंदर एम्प्लॉय रजिस्टर्ड है तो फिर नहीं होगा वो इंक्लूड। हाँ, वही वही जो ये कहना चाह रहा है, जो 200 नंबर, जो 200 नंबर को हम काउंट करेंगे ना, इनका इसके अंदर आप मान लो इसमें QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और इम्प्लॉई, जिनको इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन के अंदर क्या किया गया है, शेयर इशू किए गए हैं, तो इम्प्लॉई और QIB इसमें काउंट नहीं होंगे। बाकी इसमें 200 नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑफर दे सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट में। यहाँ पे समझ आ गई? यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। जी सर। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर यहाँ तक। एप्लीकेशन टू जी प्राइवेट सर क्लियर प्लेसमेंट। है। अब आता है एप्लीकेशन टू प्राइवेट प्लेसमेंट। As per section 42 subsection 4 state that every identified person willing to subscribe to the private placement issue shall apply in private placement, and application issued to such person along with subscription money paid either by check or demand draft or banking channel and not by cash। भाई जिस भी पर्सन को ऑफर दिया गया, मान लो मंशा को एंड सौरभ को ऑफर दिया गया, तो आप क्या करोगे, आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के साथ जो आपको एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन को आप फिल करके अप्लाई करोगे और उसके साथ में जो भी सब्सक्रिप्शन मनी आपको पे करनी होगी वो पे करोगे। और उस सब्सक्रिप्शन मनी को आप कैसे पे करोगे, या तो आप चेक के थ्रू पे कर सकते हो, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे कर सकते हो, या किसी भी बैंकिंग चैनल के थ्रू पे कर सकते हो, लेकिन कैश में पे नहीं कर सकते। However, a company shall not utilize money raised through private placement unless allotment is made and the return of allotment is filed with the registrar। और आप जिस भी कंपनी के पास पैसा आ जाएगा तो वो पैसा तब तक यूटिलाइज कंपनी नहीं कर सकती जब तक कि वो उन लोगों को शेयर अलॉट ना कर दे, जब तक कि कंपनी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फॉर्म PS3 के अंदर ROC में फाइल ना कर दे, तब तक उस पैसे को कंपनी यूज नहीं कर सकती। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर। कोई डाउट? सर इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता? इसका टाइम पीरियड होता है, वो लिखा जाता है। कोई भी कंपनी जब ऑफर देती है तो ऑफर लेटर के अंदर एक टाइम पीरियड होता है कि भाई ये ऑफर इतने टाइम के लिए ओपन रहेगा, आप इतने टाइम के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। ठीक है ना? यस सर। हाँ। टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट। कंपनी कितने दिनों के अंदर अंदर अपने शेयर अलॉट करेगी? एज पर सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 स्टेट दैट अलॉट द सिक्योरिटी विद इन 60 डेज। कंपनी क्या करेगी, जिन्होंने भी एप्लीकेशन लगाई है उनको 60 डे के अंदर अंदर एप्लीकेशन का पैसा आने के 60 दिनों के अंदर अंदर उनको सिक्योरिटी अलॉट करेगी। अगर अलॉट नहीं करी सिक्योरिटी तो कंपनी क्या करेगी, उनकी एप्लीकेशन मनी को रीपे कर देगी 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। ये कहना चाह रहा है कि अगर कंपनी क्या कर रही है, अलॉट द सिक्योरिटी विद इन 60 डे फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द मनी, इफ नॉट अलॉटेड उसको रिपे कर देगी एप्लीकेशन मनी को विद इन 15 डे फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 60 डे। इफ नॉट रिपेड, अगर कंपनी पैसा वापस नहीं करती, अगर कंपनी पैसा वापस नहीं करती तो कंपनी को 15 दिन के बाद, अगर कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस नहीं करती तो उसको 12% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। क्लियर है? समझ आ गई? समझ आ गई? कोई डाउट? क्लियर है जी सर। नो डाउट सर, क्लियर है। अब आ गया सेपरेट बैंक Yes, sir. अकाउंट। अब आ गया सेपरेट बैंक अकाउंट। सेक्शन 46, ये सारे का सारा अभी प्राइवेट प्लेसमेंट का ही चल रहा है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट की ये सारी कंडीशंस है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सेपरेट बैंक अकाउंट प्रोविजन टू सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 स्टेट दैट मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन received by the company shall be kept in a separate bank account in a scheduled bank and shall not be utilized for any purpose other than adjustment against the allotment of security या फिर for the repayment of money where the company is unable to allot security। मतलब जो भी एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास आया तो कंपनी उस पैसे को एक अलग अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट ओपन करवाएगी शेड्यूल्ड बैंक के पास, वहां पर अपना अकाउंट ओपन करवाएगी और उस एप्लीकेशन का पैसा सिर्फ 2 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा। पहला अलॉटमेंट पर्पस से,
एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अलॉटमेंट, और दूसरा अगर किसी को अलॉट नहीं हुआ, कंपनी ने अलॉट नहीं की सिक्योरिटी, तो उनका पैसा वापस करने के लिए। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। अब आता है आगे, नो इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक अबाउट द इशू, क्योंकि ये तो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है ना, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिक के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। सेक्शन 42 सबसेक्शन 7 स्टेट दैट नो कंपनी इशू सिक्योरिटी अंडर दिस सेक्शन shall release any public advertisement or utilize any media marketing or distribution channel or agent to inform the public at the large about such issue। क्योंकि ये प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे होता है, जिन लोगों का नाम कंपनी रिकॉर्ड करती है सिर्फ उन्हीं को ही ऑफर दिया जाता है, बाकी किसी को ऑफर नहीं दिया जाता। तो इसमें किसी भी तरह से पब्लिक में एडवर्टीजमेंट करने की, मीडिया चैनल के अंदर एडवर्टीजमेंट करने की, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर एडवर्टीजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर, मतलब इसमें पब्लिक Yes, का sir. कोई भी रोल नहीं होता। इसमें क्योंकि पब्लिक है ही नहीं, ये प्राइवेट बेसिस पे है, तो पब्लिक का इसमें कोई लेना देना नहीं होता, तो इसीलिए पब्लिक के रिगार्डिंग इसमें कोई डिस्क्लोजर नहीं होता। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. Clear है। हाँ। यस सर। अब आता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। भाई आरओसी क्या करेगी? आरओसी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेगी। आरओसी के पास कंपनी क्या करेगी? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेगी PS3 फॉर्म के अंदर विद इन 15 डे, 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 15 दिनों के अंदर अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर कंपनी क्या करेगी? जब एक बार अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी कर देगी, उसके 15 दिनों के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेगी, और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में अटैच करेगी प्रॉपर लिस्ट ऑफ अलॉटी, जिन जिनको कंपनी ने शेयर इशू किए, उनका पूरा नाम, उनका एड्रेस, उनका पैन नंबर, उनकी ईमेल आईडी, कितने नंबर ऑफ शेयर उन्होंने ले रखे हैं, वो सारे का सारा इसमें बताया जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? अब कंडीशन क्या होंगी? प्राइवेट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी के पास लगेगा। कंपनी आरओसी को फाइल करेगी, कंपनी फाइल करेगी, कंपनी फाइल करेगी आरओसी को। आरओसी को। क्लियर है? यस सर। अब आता है कंडीशन क्या Yes, sir. होगी प्राइवेट प्लेसमेंट की। प्राइवेट प्लेसमेंट की कंडीशन क्या होगी? कंडीशंस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। कंडीशन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, सबसे पहले कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कंपनी शैल नॉट मेक ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट unless the proposal has been previously approved by the shareholder of the company by the special resolution for each of the offer or invitation। भाई अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे क्या करना चाह रही है, किसी को ऑफर दे रही है, इनविटेशन दे रही है कि हमारे शेयर आप सब्सक्राइब कर लो, आप इन्वेस्टमेंट कर लो, तो तब तक ये नहीं दे सकती जब तक कि ये प्रपोजल जो है अप्रूव ना हो जाए शेयर होल्डर के द्वारा स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत इन द जनरल मीटिंग। क्लियर है? अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कंपनी को? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। जनरल मीटिंग के लिए नोटिस कितने दिन पहले जाता है, कोई मुझे बताएगा? सर 7 डेज। जनरल मीटिंग के लिए जो नोटिस होता है कितने दिन पहले जाता है? तो जनरल मीटिंग का नोटिस 7 डेज पहले जाता है ना? सौरभ कितने दिन पहले जाता है? Sir, 21 days. 21 डेज। बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाता है 7 डेज। समझ आ गई मंशा? सर मैं 7 डेज तो बोल रही थी। वो बोर्ड मीटिंग था, बोर्ड मीटिंग का 7 डेज पहले जाता है और जनरल मीटिंग का 21 डेज पहले। क्लियर है? समझ आ गई? ओके ओके। हाँ। जी सर। अब जी सर। नोटिस जब भेजा जाएगा, नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेजी जाएगी, और उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या होगा? जब शेयर होल्डर के पास जनरल मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस भेजा जाएगा कि भाई जनरल मीटिंग हो रही है, तो उस नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच होगी, और उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आएगा? पहला,
पर्टिकुलर ऑफ द ऑफर इंक्लूडिंग डेट ऑफ पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन। पहला क्या आएगा, पर्टिकुलर ऑफ द ऑफर इंक्लूडिंग द डेट ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। दूसरा, काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड द प्राइस एट विच सिक्योरिटी इज बीइंग ऑफर्ड। कौन सी सिक्योरिटी ऑफर की जा रही है और किस प्राइस पे इशू की जा रही है। बेसिस और जस्टिफिकेशन फॉर द प्राइस एट विच ऑफर और इन्विटेशन इज बीइंग मेड। किस प्राइस के ऊपर आप क्या कर रहे हो, इन्विटेशन दे रहे हो। नेम एंड एड्रेस ऑफ द वैल्यू हु परफॉर्म द वैल्यूएशन। वैल्यूअर का, वैल्यूअर कोई भी सीए हो सकता है या मर्चेंट बैंकर हो सकता है, भाई जिसने क्या किया है, वैल्यूएशन निकाला है। अमाउंट एट विच द कंपनी इंटेंड टू रेज बाय वे ऑफ सच सिक्योरिटी। कितना अमाउंट का कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट पे सिक्योरिटी रेज करना चाहती है। मटेरियल टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ रेजिंग सच सिक्योरिटी, परपोज टाइम शेड्यूल, पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर। कि भाई पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप क्या कर रहे हो, ऑफर लेके आ रहे हो, किस रीजन के लिए लेके आ रहे हो, वो सारा भी बताया जाएगा। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द प्रमोटर डायरेक्टर आइदर एज अ पार्ट ऑफ ऑफर और सेपरेटली इन फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। भाई कोई भी कंट्रीब्यूशन है, प्रमोटर के द्वारा ऑफर में कितना कंट्रीब्यूशन दिया गया, डायरेक्टर के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन दिया, तो ये सारी चीजें जो होंगी आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर बतानी पड़ेंगी। समझ आ गई। यस सर। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 102 किस में जाता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो होती है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किसके साथ जाती है, नोटिस, जर्नल मीटिंग के जो नोटिस होता है, नोटिस के साथ अटैच होकर यहाँ पर जाती है। समझ आ गई, क्लियर है। क्लियर है सर। हाँ, अब क्या होता है दूसरी चीज, ये तो था पहला पॉइंट। ये कह रहा है कि वेयर अमाउंट टू बी रेज थ्रू सच ऑफर और इनविटेशन। जहां पर आप क्या कर रहे हो, कोई भी अमाउंट जो है उसको रेज कर रहे हो किसी ऑफर और इनविटेशन, और उस अमाउंट की लिमिट किससे ज्यादा नहीं है, 180। सेक्शन 180 आप इसको पढ़ोगे आगे, सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज ए। सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, अगर आपकी जो लिमिट है, जो आपका अमाउंट है जो आप रेज कर रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट में, अगर उसकी लिमिट, जो उसका अमाउंट है लिमिट से ज़्यादा नहीं है, जो कि बता रखी है लिमिट किसमें, सेक्शन 180 के अंदर, तो उस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन ही रेलिवेंट होगा। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई। दो चीज़ें होती हैं, सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज ए जब आप पढ़ोगे उसमें दो चीज़ें बता रखी है, उसमें लिमिट बता रखी है। लिमिट, अगर आपका जो अमाउंट है प्राइवेट प्लेसमेंट का, अगर वो लिमिट से ज़्यादा है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर लिमिट से ज़्यादा नहीं है तो फिर आपका बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। समझ आ गई, क्लियर है बात, क्लियर है। जी सर क्लियर है। हाँ, कोई डाउट यहाँ तक। ये सेक्शन 180 हम पढ़ेंगे किसमें, डायरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर, पार्ट बी में, कंपनी लो के पार्ट बी में, वहां पे पावर्स की बात आती है, पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स। क्लियर है सर। हाँ जी, सर। हाँ हाँ बोलो। सर आपने क्या बताया था कि अमाउंट अगर लिमिट से ज्यादा हो तो उस केस में क्या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने होते हैं। कि भाई ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 180 के अंदर लिमिट बता रखी है। अगर आपका जो अमाउंट है लिमिट से ज़्यादा है तो फिर आप शेयर होल्डर की अप्रूवल लोगे। अगर आपका अमाउंट लिमिट से कम है तो फिर बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा, आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। समझ आ गई, क्लियर है। यस सर, क्लियर है सर। हाँ, इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन फॉर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, अगर आप नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के लिए कोई ऑफर या इन्विटेशन दे रहे हो, वेयर द प्रपोज अमाउंट टू बी रेज थ्रू ऑफर इन्विटेशन एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाई अंडर सेक्शन
180 subsection 1 clause C, it shall be sufficient if the company pass a previous special resolution only once a year for all the offer invitation for such debentures during the year. अगर कंपनी ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर रही है और अगर उनका अमाउंट जो है सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोज सी उसकी लिमिट से ज़्यादा है, अगर लिमिट से ज़्यादा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन ये स्पेशल रेजोल्यूशन सफिशेंट होगा अगर आप साल के अंदर जितनी बार भी ऑफर लेके आ रहे हो उन सारे ऑफर से रिलेटेड एक ही रेजोल्यूशन पास कर दो पूरे साल का, तो वो सफिशेंट कंप्लायंस माना जाएगा एनसीडीज के लिए। समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर है सर। जी सर। अब आगे आता है इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन और एनी सिक्योरिटी टू, अगर आपने कोई ऑफर दिया, कोई इन्विटेशन दिया, किसको? QIBs को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। आपने कोई ऑफर दिया किसको? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, तो इट शैल बी सफिशिएंट इफ कंपनी पास प्रीवियस स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी अगर प्रीवियस स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे ओनली इन अ ईयर फॉर अलॉटमेंट टू सच बायर ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्या है कि साल में किसी अगर आप अलॉटमेंट कर रहे हो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप एक पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो उस साल में जो भी अलॉटमेंट आप QIB को करोगे उसके लिए सिर्फ अगर आपने एक बार ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो वो भी क्या माना जाएगा? सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा। समझ आ गई? कोई डाउट? नो डाउट सर, क्लियर है। अच्छा, मैंने आपको ऊपर बताया था जो No, sir. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर जो है कम एप्लीकेशन ये इशू किया जाता है, ये कौन से फॉर्म में इशू किया जाता है? कौन से फॉर्म में इशू किया जाता है? ये मैंने ऊपर बताया था आपको, So from passport, फॉर्म PAS4. PAS4। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कौन से फॉर्म में फाइल होती है? सर फॉर्म PAS3। PAS3। कंपनी को रजिस्टर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है पूरा, कंपनी को रजिस्टर रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है प्राइवेट प्लेसमेंट, और वो जो रिकॉर्ड जो कंपनी मेंटेन करेगी, रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, वो PAS5 के अंदर मेंटेन करेगी। समझ आ गई मेरी बात? और कौन कौन से फाइल ROC में फाइल होंगे, कौन कौन से फॉर्म जो है ROC में फाइल होंगे? तो फॉर्म जो है PAS3 15 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट के, और स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास हुआ है या बोर्ड रेजोल्यूशन जो पास हुआ है 30 दिन के अंदर अंदर उस स्पेशल रेजोल्यूशन की या उस बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी आप 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म MGT 14 में रेजोल्यूशन की कॉपी आप ROC में फाइल करोगे, फॉर्म MGT 14 के अंदर। क्लियर है? यहाँ तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। यहाँ तक अगर किसी का डाउट है तो मुझे बताओ। प्राइवेट प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में किसी का डाउट? सर आरओसी के पास सर आरओसी सर आरओसी के पास PAS3 का जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो 15 डेज के अंदर अंदर किया जाएगा। हाँ, समझ आ गई? ठीक है जी सर। अलॉटमेंट Yes, की sir. डेट से ना हाँ, अलॉटमेंट 15 से डेज के अंदर अंदर कब करेंगे अलॉटमेंट की डेट? अलॉटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है सर। और MGT 14 जो फाइल हो गई आरओसी को वो स्पेशल रेजोल्यूशन से या बोर्ड रेजोल्यूशन से हाँ, पास होके उसके बाद होगी ना? उसके 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, आगे बढ़े? ठीक है सर। जी सर। यस सर। चलो अब बात करते हैं, अब हमारे पास आता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट।
इक्विटी शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट में किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। आगे बढ़े। जी अब हमारे सामने आता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होता है? इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल, आप डिफरेंशियल राइट भी बोल सकते हैं। डिफरेंशियल राइट हर तरीके से हो सकता है। वोटिंग राइट में डिफरेंस हो सकता है, डिविडेंड में डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, हर इक्विटी शेयर्स के जो राइट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर कोई कंपनी इस तरह के शेयर इशू करना चाहती है तो उसके लिए इस तरह के इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग डिफरेंशियल राइट जो इशू करना चाहती है तो उसको क्या क्या कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब क्या है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल 2? इसके लिए आपको रूल 4 सेक्शन जो है इसका सेक्शन 43 है और रूल कौन सा है? रूल 4। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ऊपर वाले का सेक्शन 40 हमने 42 पढ़ा रूल 14, ऐसे ही सेक्शन 43 ऐसे ही सेक्शन 43 सब सेक्शन 4 है। समझ सर हाँ जी। सर ये रूल क्या है? रूल समझ नहीं आया मुझे। रूल 4 है ये। रूल हमेशा प्रोसीजर बताता है, कंडीशंस बताता है। समझ आ गई मेरी बात? सेक्शन के अंदर एक मैटर के प्रोविजन होते हैं, उस मैटर के प्रोविजन से रिलेटेड जो प्रोसीजर होता है वो रूल के अंदर होता है हमेशा। रूल हमें प्रोसीजर बताते हैं आगे के। समझ आ गई? सर ये भी बेरेर एक्ट में होते हैं? हाँ, हमारा एक्ट जो है, एक्ट बना हुआ है, जो हमारा एक्ट बनता है वो किस किस चीज से बनता है? सेक्शन से, रूल से, किसी रेगुलेशन से। इन शेड्यूल। इन कोई शेड्यूल दे दिया हो मान लो, कोई नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर, केस लो, इन ऑर्डर्स, इन सब चीज़ों से मिलके जो बनता है पूरे पर बेयर एक्ट बनता है। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? जी सर। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सर। तो ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन पढ़ लिया तो आपको एक्ट पूरा अच्छे से पता है, नहीं। आपको लॉ की नॉलेज तभी होगी अगर आपको कंपनी लॉ पढ़ना है और आप ये कह दो सेक्शन पढ़ के कि मेरे को कंपनी लॉ अच्छे से आ गया। नहीं, आपको पहले तो सेक्शन से रिलेटेड कोई रूल, कोई शेड्यूल, कोई रेगुलेशन ये पता होना चाहिए। फिर उसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए, अपडेटेड रखने के लिए आपको नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर, कोई ऑर्डर, ये भी टाइम टू टाइम देखने पड़ते हैं। सेक्शन, रूल ये आपको बेयर एक्ट में मिलते हैं। नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर वगैरह ये आपको एमसीए की वेबसाइट पर मिलते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। तो अब जो कंपनी लॉ के अंदर कितने सेक्शन? 470 समथिंग सेक्शन है और शेड्यूल्स कितने हैं? क्लियर है सर। 7 टोटल 7 शेड्यूल है। ओके सर। ठीक है। तो सर ऐसी नोटिफिकेशन का कुछ? जी हाँ, सर। कुछ कह रही हो मंशा? तो मैं कह रही हूँ जैसे शेड्यूल 7 है, सेक्शन 470 तक कंपनी लॉ के अंदर गिवन है, और उसके अलावा जैसे नोटिफिकेशन है वो कितने कुछ क्या है? वो तो नोटिफिकेशन अपडेट होते रहते हैं शायद हाँ, वो नोटिफिकेशन। अपडेशन आती रहती है ना लोग के अंदर, कुछ आज ये चेंज हुआ तो आज वो चेंज हुआ। अपडेशंस जो आती रहती है लोग के अंदर, अच्छा। अपडेशन किस में आती है? अपडेशन हमेशा, जैसे हाँ जी सर, मान लो अमेंडमेंट वगैरह। अमेंडमेंट वगैरह आ रही है, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट में मान लो कोई चेंज आ गया, कैसे पता चलेगा? आपको एमसीए की वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ता है डेली कि कोई नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर ये आया तो नहीं है। समझ आ गई?
जी सर, ठीक है। अब चलो हाँ पढ़ते जी हैं। सर। सर हाँ भाई, सर इसमें रूल्स तो फिक्स होंगे ना? रूल्स फिक्स नहीं है, नया रूल भी ऐड हो सकता है, कोई डिलीट भी हो सकता है, तो कोई रूल फिक्स नहीं है। समझ आ गई? क्लियर है सर। हाँ, तो सर टोटल रूल्स कितने रूल्स अलग अलग है, अभी रूल्स तक? की कोई वो है नहीं, काफ़ी सारे रूल्स हैं। तो रूल्स की कोई इतनी खास स्पेसिफिकली काउंटिंग नहीं है, अलग अलग उसमें अलग अलग काफ़ी काफ़ी सारे रूल्स हैं। तो बेसिकली जो मेजर फोकस रहता है सेक्शंस पे रहता है। रूल्स तो काफ़ी काफ़ी है, हर एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे सारे रूल्स हैं, 30 30 40 40 रूल्स, है ना? जी सर, चलो ठीक है। बढ़े आगे। यस जी सर। सर। रूल 4 जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होती है? इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होती है? पहला ये एप्लीकेबल होता है ऑल द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऑल द प्राइवेट कंपनी और लिस्टेड कंपनी सो फॉर हैज दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट with any other regulation frame in this regard by the SEBI। तो रूल 4 जो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग जो कंडीशंस बताती हैं, प्रोसीजर बताता है, जो ये प्रोविजंस हैं वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? वो सारी की सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है। दूसरा वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर, और तीसरा लिस्टेड कंपनी के ऊपर सो फार हैज दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट, जहां तक वो सेबी के रेगुलेशन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे वहीं तक वो एप्लीकेबल होता है। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सेबी के प्रोविजन से तो क्या एप्लीकेबल होगा? सेबी के प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। कोई कंपनी एज पर रूल 4, अगर मैं बात करूं कोई कंपनी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करना चाहती है तो उसकी कंडीशंस क्या होगी? पहला पहला तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अथोराइजेशन होनी चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अथोराइज द इशू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अगर आपके आर्टिकल में अथोराइजेशन नहीं है तो पहले आपको आर्टिकल में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा, कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। द इशू ऑफ शेयर इज अथोराइज्ड बाय द ordinary resolution passed at the general meeting of the shareholder। तीसरा, limit for voting power not exceeding 7400। the voting power in respect of share with differential voting right of the company shall not exceed 74% of the total voting including voting power in respect of equity share with differential voting right at any point of time। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक कंपनी कितने परसेंट वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 74% तक के वोटिंग पावर तक के ही इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर इशू हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। समझ आ गई? जी सर। पहले 3 पॉइंट क्लियर है। यस सर। पॉइंट नंबर 4, नो डिफॉल्ट। भाई जी अगर सर, क्लियर है। कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू करना चाहती है तो क्या नहीं होना चाहिए? पहला, कंपनी हैज नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, या एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में। जिस साल में आप डिसाइड कर रहे हो कि हमें इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करना है, उससे पिछले 3 सालों के अंदर कंपनी का उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। समझ आ गई? दूसरा पॉइंट क्या है? द कंपनी हैज नॉट सबसिस्टिंग इन सर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट किस टाइप का हो सकता है? अगर डिफॉल्ट आया भी तो किस टाइप का डिफॉल्ट आएगा? डिफॉल्ट मतलब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहे ना।
अपनी या बैलेंस फिर असेट्स गलत दिखला रही हैं, लाइबिलिटी गलत दिखला रही हैं। फाइल मतलब वो आरओसी में फाइल नहीं कर रहे, गलत गुलत का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे वो डिफॉल्ट कर रहे हैं कि उन्होंने फाइलिंग ही नहीं की आरओसी में, अपने फॉर्म फाइल नहीं कर रहे, वो अपनी बैलेंस शीट फाइल ठीक नहीं है कर सर। रहे, अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। समझ आ गई? सर प्रोसीडिंग फॉर 3 ईयर। हाँ, जी सर, प्रोसीडिंग 3 मतलब ईयर। 3 साल तक। पिछले 3 सालों में उन्होंने अपनी बैलेंस शीट फाइल नहीं की, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की। समझ आ गई? यस सर। ठीक है सर। हाँ, अब आगे आता है कि भाई कंपनी हैज नॉट सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। कंपनी ने अगर कोई इसी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। मान लो कि शेयर होल्डर को डिविडेंड देना था, कंपनी ने नहीं दिया। कंपनी ने कोई डिपॉजिट ले रखा था, लोन ले रखा था, उसकी रिपेमेंट का टाइम था लेकिन कंपनी ने रिपे नहीं किया। कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे थे उनको रिडीम नहीं किया। कंपनी ने जो डिबेंचर इशू कर रखे थे डिबेंचर्स की रिडम्पशन नहीं किया और उनका इंटरेस्ट पे नहीं किया, कोई डिविडेंड पे नहीं किया। अगर उसमें भी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर रखा है तो तब भी कंपनी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू नहीं कर सकती। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? जी सर, क्लियर है क्लियर सर। है। हाँ। तीसरा पॉइंट, द कंपनी हैज नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। कंपनी का प्रेफरेंस शेयर को अगर कोई डिविडेंड बनता था तो कंपनी को डिफॉल्ट नहीं करना होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड टाइम टू टाइम कंपनी को पे किया होना चाहिए। या कंपनी ने किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी शेड्यूल बैंक से अगर कोई लोन ले रखा है तो उस लोन की रिपेमेंट भी कंपनी ने कर दी होनी चाहिए विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। कंपनी का किसी भी स्टैट्यूटरी पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉई का किसी अगर ड्यू है तो उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किसी अथॉरिटी को कोई पैसा देना है उसका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड होता है, अगर कंपनी को उसमें अमाउंट क्रेडिट करना था तो उसमें भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो ये डिफॉल्ट कंपनी के नहीं होने चाहिए। समझ आ गई? क्लियर है? जी। क्लियर हाँ। है सर। अभी क्या है, अगर मान लो किसी कंपनी ने इनमें से कोई डिफॉल्ट कर रखा था तो क्या कंपनी कभी भी डिफरेंट इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू नहीं कर सकती, या कर सकती है तो कब कर सकती है? कंपनी में इशू इक्विटी शेयर with differential voting right upon expiry of 5 year from the end of the financial year in which such default was made good। मान लो 2023 में आपने अपने डिफॉल्ट को ठीक कर दिया तो फिर अगले 5 साल जब तक एक्सपायर नहीं हो जाते तब तक आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं कर पाओगे। 5 साल एक्सपायर होंगे उसके बाद आप इशू कर पाओगे। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर, मतलब रीपेमेंट हो जानी चाहिए 5 साल के बाद, फिर आप इशू हाँ कर सकते हैं इक्विटी हाँ, शेयर। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय द कोर्ट या ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ऑफ एनी ऑफेंस अंडर आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या एनी अदर स्पेशल एक्ट। कंपनी किसी भी एक्ट के अंदर, या तो कंपनीज एक्ट हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, सेबी एक्ट हो गया, एससीआरए एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, या किसी भी स्पेशल एक्ट के अंदर पेनलाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब इसके कंपनी को इन एक्ट्स के अंदर कभी भी पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए। समझ आ गई? क्लियर है? किसी का डाउट? जी सर, क्लियर है। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े। यस सर। अब ये कहना चाह रहा है कि क्या इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट को हम नॉर्मल इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कंपनीज एक्ट कहता है ना, आप इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट को नॉर्मल इक्विटी शेयर के अंदर ना तो कन्वर्ट कर सकते, ना ही आप नॉर्मल इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट के साथ कन्वर्ट कर सकते। आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे पास इक्विटी शेयर डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, मैं उनको नॉर्मल इक्विटी शेयर जो
जर्नल इक्विटी शेयर है, बेसिक इक्विटी शेयर, उनमें कन्वर्ट कराना चाहता हूँ तो आप नहीं करवा सकते। और फिर क्या होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। कंपनी प्रॉपर रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करेगी इन इक्विटी शेयर होल्डर के रिगार्डिंग। उनमें उनका नाम, उनका एड्रेस, सब कुछ प्रॉपरली, कितने नंबर ऑफ शेयर उन्होंने ले रखे हैं, सारे का सारा प्रॉपर मेंशन करेगी। और जो राइट एक नॉर्मल इक्विटी शेयर को मिलते हैं, सेम टू सेम राइट वो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट को भी मिलेंगे। समझ आ गई? क्लियर है? इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट की कंडीशन पता चल गई कि भाई क्या क्या होना चाहिए। जी सर क्लियर है। आगे बढ़े। यस सर। जी सर। डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब क्या है, जो ये इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, इनको भी क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अब जब स्पेशल रेजोल्यूशन इनको पास करना पड़ेगा तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इनको भी प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब क्या क्या डिस्क्लोजर इनको देना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए जा रहे हैं विद डिफरेंशियल राइट, डिटेल ऑफ डिफरेंशियल राइट कि भाई किस तरह का डिफरेंशियल राइट है, परसेंटेज ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट, कितनी परसेंटेज ऑफ शेयर इशू की जा रही है, और इशू होने के बाद पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल की टोटल परसेंटेज कितनी होगी, रीज़न क्यों इशू किए जा रहे हैं, किस प्राइस पे इशू किए जा रहे हैं, प्राइस किस तरह से आपने डिसाइड किया, वो प्रॉपर आप बता के यहाँ पर चलोगे। अगर आप मान लो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू कर रहे हो या प्रेफरेंस बेसिस पे इशू कर रहे हो, तो डिटेल ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर प्रपोज टू बी अलॉटेड टू प्रमोटर डायरेक्टर के एमपी। तो आप डायरेक्टर को, प्रमोटर को, के एमपी को कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हो, डिटेल ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर प्रपोज टू बी अलॉटेड टू पर्सन अदर देन प्रमोटर डायरेक्टर के एमपी। और प्रमोटर डायरेक्टर के एमपी से अलग किसी दूसरे पर्सन को आप कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट करने जा रहे हो और उनका किस तरह का रिलेशनशिप आपके साथ है। अगर मैं पब्लिक इशू की बात करूं तो पब्लिक इशू में आप बताओगे कि आपने पब्लिक इशू के अंदर कितने नंबर ऑफ शेयर जो हैं प्रमोटर, डायरेक्टर और केएमपी के लिए रिजर्व किए हुए हैं। तो ये सारी डिटेल आप अपनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर बताओगे। डिफरेंशियल वोटिंग राइट की टोटल परसेंटेज कितनी है, वैसे मैक्सिमम कितनी परसेंटेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आप इक्विटी शेयर डिफरेंशियल 74। तो 74% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। तो वो परसेंटेज भी आप बताओगे कि जो यह इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू हो रहे हैं, इनकी टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज कितनी है। तो टोटल परसेंटेज 74 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइम। स्केल और प्रोपोर्शन इन विच द वोटिंग राइट ऑफ सच क्लास और टाइप ऑफ शेयर वरी, कि भाई वो भी बताओगे कि किस तरह से इनकी वोटिंग राइट चेंज होगी, वरी करेगी एक दूसरे से। चेंज इन कंट्रोल, अगर इनको इशू करने से कंपनी के जो कंट्रोल है वो चेंज हो रहा है तो उसके बारे में भी बताओगे। अर्निंग पर शेयर कितनी होगी प्रॉपरली, उसके बारे में भी डिस्क्लोजर दे के ऊपर चलोगे। तो ये सारे का सारा आपको बताना पड़ेगा। समझ आ गई? क्लियर है? सेम टू सेम डिस्क्लोजर आपको अपनी जी सर। बोर्ड रिपोर्ट में भी देना पड़ेगा, सेम टू सेम। जो जो आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दोगे ना, जो डिस्क्लोजर आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दोगे, सेम टू सेम जी डिस्क्लोजर सर। आपको बोर्ड रिपोर्ट में भी देना पड़ेगा। कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट जब जाती है उसमें भी देना पड़ेगा, सेम टू सेम, कोई वो है ही नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट जी खत्म सर होता ठीक है। है। और सर अगर वोटिंग, हाँ बोलो। सर जैसे कि अगर वोटिंग पावर 74 से ज्यादा है, सक्सीड है, तो फिर रिड्यूस करना पड़ेगा, कर ही नहीं सकते क्योंकि लोग के अंदर है ही नहीं है। ठीक है? ठीक है इतना सर। इतना कर ही नहीं सकते, पहले ही इस चीज़ की आर&डी कंपनी खुद से करेगी। तो अगर डिफॉल्ट करती है तो कंपनी पैनल प्रोविजन में आ जाएगी फिर। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ,
फिर हम जी आगे सर बढ़ते क्लियर हैं। अच्छा, दो कंसेप्ट हैं, नो प्राइवेट सर प्लेसमेंट और इक्विटी क्लियर है सर। इशू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। दोनों में किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर नहीं है ना नहीं सर, क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है, कोई डाउट? चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं हम इसमें। थर्ड आपका टॉपिक आता है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो इसका सेक्शन है ना हमारे पास, इसका सेक्शन 55, इसका सेक्शन जो हमारे पास है वो 55 है, और रूल कौन सा है? रूल 9 है, रूल 9। अब बात करते हैं टाइम पीरियड। कंपनी कितने टाइम के लिए एक प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकती है? पहली बात तो ये है कि कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। कंपनी सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, और अ कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद रिडम्पशन पीरियड बियॉन्ड 20 ईयर। एक कंपनी 20 साल से ज़्यादा के रिडम्पशन पीरियड का प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी। तो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? मैक्सिमम 20 years कितने शेयर, कितने टाइम? क्या कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? नो सर नहीं सर। तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कंपनी इशू करने जा रही है या रिडीम करने जा रही है प्रेफरेंस शेयर को, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? अथोराइजेशन होनी चाहिए आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 फर्दर स्टेट दैट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इफ सो ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल इशू प्रेफरेंस शेयर which are liable to be redeemed within period not exceeding 20 years। भाई अगर कोई कंपनी क्या है इशू करेगी प्रेफरेंस शेयर जिसका जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है जो कि 20 साल तक के पीरियड के लिए मैक्सिमम कंपनी कर सकती है इशू, तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए जो कंडीशंस होंगी ये है कि आपके आर्टिकल के अंदर अथोराइजेशन होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो इशू होगा, जो इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो अथोराइज होना चाहिए अंडर दी बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, समझ आ गई? नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किस किस चीज़ में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए? कंपनी ने अगर मान लो कोई पहले कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, उनके रिडम्पशन में कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर रखा है, या पेमेंट ऑफ डिविडेंड में कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर रखा है, तो वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये यहाँ तक 1 2 3 4 कंडीशन समझ आ गई? इन 4 कंडीशन में कोई डाउट? जी सर ओके। अब रिडम्पशन आउट ऑफ द सर ये सेम नहीं है हाँ सर हाँ जी, सर ये सेम नहीं है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट की तरह? सेम है, लेकिन इसमें थोड़े अलग चीज़ें आती हैं, थोड़ी थोड़ी कंडीशन सेम है, बाकी थोड़ा उसमें काफ़ी चीज़ें रिडम्पशन वाले पॉइंट अलग चले जाते हैं ना, लेकिन इशू से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा सेम है। बट उसमें थोड़ी और चीज़ें हैं कि पिछले 3 सालों में आपका एनुअल फाइलिंग में नहीं होना चाहिए, आप जो स्टैट्यूटरी ड्यू हैं उनमें डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, आपका जो आपने डिपॉजिट ले रखे हैं, डिबेंचर ले रखे हैं, उनमें डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल वोटिंग राइट में काफ़ी सारी वो कंडीशंस है ना? क्लियर है? क्लियर है सर। जी सर क्लियर अब क्या आते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। Preference share shall be redeemed out of the profit of the company which would otherwise be available for dividend or out of the proceed of fresh issue of share made for the purpose of redemption। मतलब अगर कंपनी रिडीम कर रही है प्रॉफिट अपना प्रेफरेंस शेयर तो कहाँ से कर सकती है? कंपनी जो रिडम्पशन कर रही है प्रेफरेंस शेयर वो 2 जगह से कर सकती है। पहला, आउट ऑफ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है जो कि अवेलेबल है कंपनी के पास अदर देन डिबेंचर से अलग। अगर डिबेंचर से अलग कोई प्रॉफिट, मतलब सॉरी डिविडेंड से अलग, डिविडेंड को जो कोई प्रॉफिट था डिविडेंड के लिए था, और डिविडेंड से अलग कोई
प्रॉफिट है उसमें से कर सकती है, नहीं तो कंपनी क्या कर सकती है, रिडम्पशन के पर्पस के लिए कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर कर सकती है, जो पैसा आएगा उसमें से रिडीम कर सकती है। समझ आ गई? या तो कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर कर सकती है कंपनी, और जो पैसा आएगा उस पैसे को फिर रिडम्पशन पर्पस के लिए यूज कर सकती है, या दूसरा क्या कर सकती है, प्रॉफिट में से दे सकती है। और वो प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, डिविडेंड से अलग वाला प्रॉफिट होना चाहिए। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। यस हाँ सर। जी। दूसरा फुली पेड अप शेयर, जो रिडम्पशन होगा वो सिर्फ किसका होगा, वो सिर्फ फुली पेड अप शेयर का होगा। कंपनी सिर्फ फुली पेड अप शेयर का ही रिडम्पशन करेगी। क्लियर है? अब आता है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब CRR क्या होता है भाई, जितने अमाउंट का कंपनी रिडीम कर रही है, मान लो 5 करोड़ का डिविडेंड के साथ मिला के प्रेफरेंस शेयर जो है रिडीम कर रहा है कंपनी को, तो उतने ही इक्वल अमाउंट कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी किसमें, एक अलग से अकाउंट में जिसका नाम है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है? समझ आ गई? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो यहां तक सर, किसी कोई का डाउट कोई, नहीं है। क्लियर है सर यहाँ तक। हाँ। अब आता है प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मान लो कि कंपनी रिडम्पशन कर रही है प्रेफरेंस शेयर का, और कंपनी को कोई प्रीमियम भी पे करना है। मान लो कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे वो प्रीमियम पे इशू किए थे, अब कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट भी पे करना है, तो कंपनी प्रीमियम कहाँ से पे करेगी, तो इसके लिए क्या है, इन केस such class of company has may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for such class of company under section 133, the premium if any payable on redemption shall be provided out of the profit of the company before the share are redeemed. Premium if any payable on redemption on any preference share issue on before the commencement of act by such company shall be provided out of the profit of the company or out of the company security premium account before such share are redeemed. भाई अगर कंपनी को रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम पे करना है तो कंपनी कहाँ से प्रीमियम पे करेगी, कंपनी प्रीमियम पे करेगी या तो आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से। समझ आ गई? क्लियर है? हमने पढ़ा था ना यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज सिर्फ सिलेक्टेड पर्पस के लिए होता है, और उसमें हमने एक चीज भी पढ़ा था कि अगर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से दे सकते हैं। हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। हाँ जी सर। हाँ। दूसरा, इन केस ऑफ, मंशा समझ आ रहा है? जी सर। हाँ। इन case a company not falling under sub clause 1 above, the premium if any payable on redemption shall be provided out of the profit of the company or out of the security premium before such share are redeemed. ये तो बात करता है कि भाई अगर कंपनी ने कोई प्रीमियम पे करना है, कोई प्रीमियम था कंपनीज एक्ट 2013 से पहले का, और ये है बात करता है जब कंपनीज एक्ट 2013 के बाद का अगर कोई प्रीमियम है तो कंपनी कहाँ से पे करेगी, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, इसमें से पे करेगी। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। अब आता है आगे रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग प्रेफरेंस शेयर जी सर। टू बी सेट आउट द सर्टेन पर्टिकुलर्स। भाई अगर जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन किन किन रिगार्डिंग पास किया जाएगा, जो रेजोल्यूशन कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू करने के लिए पास करेगी उस रेजोल्यूशन में कौन कौन से मैटर को डिस्कस किया जाएगा। पहला, द प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एसेट,
पेमेंट ऑफ डिविडेंड कॉम्युलेटिव बेसिस पे होगा, नॉन कॉम्युलेटिव बेसिस पे होगा, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, वोटिंग राइट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये कुछ मैटर्स हैं, ये कुछ क्या है, मैटर्स हैं। इन मैटर्स के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन में प्रॉपरली आपको क्या किया जाएगा, इन ऑथोराइजेशन देना पड़ेगा कि भाई डिविडेंड की प्रायोरिटी किस रिस्पेक्ट में होगी, डिविडेंड के रिस्पेक्ट में कितनी प्रायोरिटी होगी, रिपेमेंट में प्रायोरिटी, भाई सरप्लस फंड में क्या प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सरप्लस एसेट्स में या प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डिविडेंड किस तरह से पे किया जाएगा, कम्युलेटिव बेसिस पे होगा, नॉन कम्युलेटिव बेसिस पे होगा, भाई क्या हम प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, वोटिंग राइट क्या होगा, और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग पूरा बताना पड़ेगा। समझ आ गई, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी का? जी सर क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। क्लियर है सर यहाँ तक। ठीक है, तो आज आप जी इसका सर क्लियर इतना है। यहीं तक करो कंपनी लो का, बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे, कैरी ऑन करेंगे। अभी तक किसी को प्राइवेट प्लेसमेंट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इश्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अदरवाइज फिर हम इसको, और मैं बता नो देना सर। चाहता हूँ कि भाई हमारी इसमें कम से कम 2 क्लास और जाएंगी इस चैप्टर